गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारी तो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए, फर्स्ट सेम ख़त्म हो गया है, सेकेंड सेम की अभी बुक नहीं आई है। तो हम थोड़ा ग्रामर का रिवीजन करते हैं कि हिंदी भाषा की परिभाषा क्या है। मतलब अभी हिंदी भाषा नहीं, कोई भी भाषा होती है, जैसे कि हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, तो कोई भी भाषा होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखते हैं, चलो। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब कि ભાષા એક એવું સાધન છે જેના દ્વારા માણસ છે એ બોલીને, કાં તો સાંભળીને, કાં તો લખીને અને કાં તો વાંચીને પોતાના જે મનના ભાવો છે અને વિચારો છે એને આપલે કરી શકે છે। એને આપણે ભાષા કહીએ છીએ। दूसरे शब्दों में हम बोले तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके उसे भाषा कहते हैं। मतलब कि बीजा शब्दों में भाषा कहीए तो जे भावो आपणा मनमा होय, जे आपणी फीलिंग्स होय ए आपणे लखीने अथवा तो बोलीने कोकने कही सकीए अथवा तो समझावी सकीए अथवा तो कोकनी जे वस्तु छे, भावना छे एने आपणे समझी सकीए, एने आपणे भाषा कहीए छीए। सरल शब्दों में बोलिए तो सामान्य भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। जे આપણે બોલીએ છીએ એને આપણે ભાષા કહીએ છીએ। आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने या समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे। હવે આદિ માનવ જ્યારે વસતા હતા પૃથ્વી ઉપર ત્યારે એની પાસે પોતાની ભાષા હતી નહીં, તો એ બીજાને એકબીજાને સંકેત એટલે કે ઈશારો દ્વારા એકબીજા સાથે વાત કરી લેતા હતા। परंतु संकेतों में पूरी बात समझना या समझ पाना बहुत कठिन था। ઈશારામાં આપણે કોઈને કાંઈ વાત કેવી હોય તો એ આપણી બધી વાત સમજી જાય અથવા તો આપણે એની વાત બધી સમજી જાય ઈશારાની, तो ये बहुत मुश्किल काम હતું। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने का खेल या तो डम शो खेला होगा, जो हम कहते हैं ना पिक्चर का नाम बोलते हैं तो पिक्चर का सॉन्ग के एक्शन करते और सामने वाला उसको पहचानता है। तो उसी तरह उस समय आपको अपनी बात समझाने की बहुत कठिनाई होगी। तो बोलीने આપણે તરત કહી શકીએ પણ કોકને આપણે ઈશારો કરીને કેવું હોય તો થોડીક મુશ્કેલી ઊભી થાય છે। ऐसा ही आदम मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने का आरंभ किया। હવે એને વાત કરવામાં પ્રોબ્લેમ ન થાય એટલા માટે એના મોઢામાંથી જે ધ્વનિ નીકળતા હતા એના એણે શબ્દ બનાવ્યા અને પછી આપણે શબ્દનો भाषा बनी। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। अब भाषा शब्द है वो मेन संस्कृत भाषा का जो भाष शब्द है धातु है वहाँ से आया है, जिसका अर्थ भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं। अब आप स्कूल में आते हो तो हम लोग आपको बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उसकी बात समझता है। आप लोग हो वो मैं बोलती हूँ, वो आप सुनते हो और आप सीखते हो। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है। अब बच्चे को कुछ चाहिए तो वो अपने मम्मी या तो पापा से बोलकर उसके जो चाहिए उसके बारे में बताता है और उसकी बात सुनकर मम्मी पापा उसकी बात समझ लेते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं। जो हम आपको समझाते हैं वो आप लिखते हो और अध्यापक उसे पढ़कर उसका मूल्यांकन करते हैं, जैसे आपकी परीक्षा होती है, टेस्ट, बराबर। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। अब पशु पक्षी जो बोलते हैं उसको हम भाषा नहीं कह सकते। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भाषा के द्वारा जो मनुष्य मतलब हमारे मन में जो भाव है, जो विचार है, जो हमारी भावनाएं हैं वो हम दूसरे को कह सकते हैं। वैसी भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। भाषा को दूसरे अर्थ में समझाना ये भी एक मुश्किल कार्य है। फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषा दी है। फिर भी जो भाषा वैज्ञानिक है उसने उसकी व्याख्या दी है, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। हर में कुछ ना कुछ त्रुटि पाई जाती है, मतलब किसी में कुछ कम रह जाता है। आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है कि उच्चचरित ध्वनि संकेतों की सहायता के भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य
परस्पर विचार विनिमय का सहयोग करते उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत के प्रणाली को भाषा कहते हैं। હવે માનવી હોય છે, માનવી એ પોતાના અમુક ધ્વનિ અને અમુક પોતાના ઈશારા છે એના મદદથી આપણી સામે જે વિચાર રજૂ કરે છે એને ભાષા કહેવાય છે। यहाँ 3 बातें विचारणीय है। અહીં આપણે 3 વસ્તુ વિચારવા જેવી છે। કઈ કઈ? તો કે ભાના ધ્વનિ સંકેત है, मतलब भाषा એટલે કે આપણા મોઢામાંથી જે ધ્વનિ નીકળ્યા, જે આપણે ઈશારા કર્યા એ ભાષા છે। वह यादृच्छिक है, मतलब कि वो हम दिखा नहीं सकते। और वह रूढ़ है, मतलब कि वो पहले से बोलती आ रही है। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। कोई भी शब्द मिलकर जो बनता है उसको हम भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। हम जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है। हमारा जो मनोभाव, हमारे जो मन के विचार होते हैं जटिल, उसको हम भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। हम सिर्फ इशारे में बातें नहीं करते। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है। अब जब रेलगाड़ी हो तो उसको ग्रीन झंडी दिखाएंगे तो गाड़ी चलने लगेगी। किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ ही पाते और न इनसे विचार के सही सही व्यक्त हो पाते हैं। ऐसा हम संकेत में, मतलब इशारे में बातें करते हो तो सारी बात हम समझ पाए, ऐसा हम नहीं सोच सकते। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। जो हम कहना चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए? सार्थक, मतलब सही होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। भाषा, दूसरी बात है भाषा यादृच्छिक संकेत है, मतलब कि यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। हम जो शब्द बोलते हैं उसका जो अर्थ निकलता है उसका कोई तर्क संबंध नहीं है। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है यह बताना कठिन है। मतलब बिल्ली है, कौवा है, घोड़ा है, वो कैसे बोलते हैं ये कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज में स्वीकार कर लिया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। कौवा कौं कौं कां कां करता है तो हम ऐसा मान लेते, लेकिन उसके लिए कोई तर्क नहीं है। भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं तो परंपरा या युगों से इनके प्रयोग किए जा रहे हैं। हमारे पहले भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन है, मतलब इसमें हम क्यों बोलते तो इसका कोई तर्कहीन संदेश नहीं है। प्रत्येक देश के अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। संसार में अनेक भाषाएं जैसे कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन आदि भाषाएं हैं। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा निम्नलिखित लक्षण दिए, जैसे कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब कि मनुष्य वच्चे कोईपण वस्तुने लईने, कोईपण विषयने लईने चर्चा थती होय, पोताना विचारो आदान प्रदान थता होय, आपले थता होय, एने આપણે ध्वनि द्वारा, संकेतो द्वारा समजावी શકીએ, એને આપણે ભાષા કહીએ છીએ। એવું કોનું કહેવાનું છે? ડૉક્ટર શ્યામ સુંદર દાસનું। दूसरा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको संविष्ट रूप में भाषा कहते हैं। माणस પોતાના વિચારો એકબીજાને અરસપરસ કરવા માટે જે ધ્વનિ, જે અવાજનો ઉપયોગ કરે એને આપણે ભાષા કહીએ છીએ। उपयोग परिभाषा से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं, जैसे कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों के मन की बातों या विचारों को विनियन होता है। मतलब कि भाषा में जो ध्वनि निकलते हैं उसको परंपरागत रूप से और जो पहले से हो रहा है उसको ही हम प्रयोग करते रहते हैं। जैसे कि टुवाल है तो हम टुवाल ही बोलते हैं, दातिया है तो दातिया ही बोलते हैं। वैसे ही भाषा के सार्थक ध्वनि, मतलब जो सही शब्द है उनमें मन की जो बात है उसको हम विचार में लाकर दूसरों के सामने रख सके उसको हम भाषा कहते हैं। तीसरा है भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक या बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय के सहायक होता है। हमारे मन में जो ध्वनि होता है
जो समाज के लिए हमें कुछ करना है, तो उसका संचालन करने के लिए हम दूसरों को हमारे विचार बताते हैं, तो उसको भी भाषा कहते हैं। हर वर्ग या हर समाज ध्वनि संकेत अपने होते, दूसरों से भी भिन्न होते। હવે આપણે અહીંયાની ભાષા જોઈએ તો થોડુંક સ એવું બોલતા હોય, બહારના લોકો છે એ છાસ બોલતા હોય, આપણે સાસ બોલતા હોય, તો હવના જે ભાષાના પ્રયોગો છે એ અલગ અલગ હોય છે, भिन्न હોય છે। अब भाषा एक संप्रेषण के रूप में, तो संप्रेषण एक व्यापक शब्द है। संप्रेषण के अनेक रूप हो सकते हैं। कुछ लोग इशारों से अपनी एक दूसरे को बात पहुंचा देते हैं, पर इशारे भाषा नहीं है। हम जो इशारे करते हैं उसको भाषा नहीं बोल सकते। भाषा भी संप्रेषण का एक रूप है। भाषा के संप्रेषण में दो लोगों का होना जरूरी होता है। एक अपनी बात तो व्यक्त करने वाला जो बोलता है, और दूसरा कौन, तो उसको ग्रहण करता है, जो उसको सुनता है। जो भी बात इन दोनों के बीच में संक्षेपित हो जाती है उसे संदेश कहा जाता है। भाषा में यही कार्य वक्ता और श्रोता का द्वारा किया जाता है। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। संदेश को व्यक्त करने के लिए वक्ता किसी न किसी कोड का सहारा लेता है, मतलब कोई ना कोई शब्द बोलता है, कोई इशारे से तो कोई ताली बजाकर अपनी बात कहता है। इस तरह इशारे करना या ताली बजाना एक प्रकार का कोड कहा जाता है। वक्ता या श्रोता के बीच भाषा भी कोड का कार्य करती है। भाषा में यह कोड दो तरह से हो सकते हैं। यदि वक्ता बोलकर अपनी बात संक्षेपित करना चाहता है तो वह उच्चतर या तो मौखिक भाषा का सहारा लेना होता है, और यदि तो लिखकर अपनी बात संक्षेपित करना चाहे तो लिखकर कर सकता है। કાં તો આપણે બોલીને કંઈ કહી શકીએ અને કાં તો આપણે લખીને કંઈક કહી શકીએ છીએ। उसे लिखित भाषा का सहारा लेना होता है। संक्षेपण अंतर्गत वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती है। जब पहला व्यक्ति अपनी बात रखता है तब तक जो दूसरा है वो उसकी बात सुनता है। बाद में जो सुनता है वो बोलता है, तो बोलने वाला उसकी बात सुनता है। तो कुछ मिलाकर यह स्थिति बनती है कि वक्ता पहले किसी संदेश को कोड में बदलता है, कोडीकरण करता है, और श्रोता उसे संदेश को ग्रहण करता है, उसके तरह उसको अर्थ पहुँचता है। मतलब हम जो बोलते हैं उसका जो अर्थ है वो सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है। मतलब क्या होता है, एक मैसेज है, वक्ता है वो बोलता है, श्रोता है सुनने वाला वो सुनता है, फिर कोडीकरण होता है और फिर उसको वो समझता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वक्ता और श्रोता के बीच में जो कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे दोनों परिचित हो। अब मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ और आपको इंग्लिश नहीं आती, या तो आप हिंदी में बात कर रहे हो, मुझे गुजराती आती है, तो हम दोनों का कोड है वो एक जैसा नहीं हो सकता। हम एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते, तो हम दोनों के बीच संक्षेपण नहीं हो सकता। अब मानव संक्षेपण तथा मानवेतर संप्रेषण, उसमें क्या फ़र्क है? तो संप्रेषण अथवा विचारों का आदान प्रदान केवल मनुष्य, संप्रेषण अथवा विचारों का आदान प्रदान केवल मनुष्यों के बीच ही नहीं होता, मानवेतर प्राणियों के बीच भी होता है। जैसे कुत्ते, बंदर तरह तरह की आवाज़ निकाल कर दूसरे कुत्ते को या बंदर को अपनी बात समझा देता है। कुत्ते कुत्ते आपस में बातें करते हैं तो वो उसकी भाषा में एक दूसरे को समझा देते हैं। मधुमक्खियाँ तरह तरह के नृत्य कर दूसरी मधुमक्खियों को तक अपना संदेशा पहुंचा देती है, परंतु मानवेतर संप्रेषण को भाषा नहीं कहा जा सकता। पशु पक्षी तरह तरह के ध्वनि निकाल सकते हैं। भाषा का संबंध तो केवल मनुष्य मात्र से ही है। भाषा तो सिर्फ मनुष्य ही बोलते हैं। भाषा संबंध मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों के साथ, या तो दूसरे शब्दों में कहे तो भाषा मानव मुख से उच्चारित होती है। मतलब दूसरा कोई मानवेतर, मतलब कि पशु है, पक्षी है, कोई जानवर है, तो वो भाषा का उपयोग नहीं करता, उसकी बोली बोलते हैं हम। भाषा का उपयोग सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं। भाषा एक प्रतीक व्यवस्था के रूप में, तो यह तो ठीक है कि भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है, पर उच्चारण के अंतर्गत मनुष्य तरह तरह की ध्वनियाँ, मतलब कि हम स्वर और व्यंजन का मेल बनाकर शब्द बनाते हैं। इन शब्दों से वाक्य बनाते हैं और वाक्य के प्रयोग से हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं। एक और भाषा के इन शब्दों को कोई ना कोई अर्थ होता है, दूसरी ओर ये किसी न किसी वस्तु की संकेत करता है। उदाहरण जैसे कि किताब शब्द का हिंदी में अर्थ होता है, जिसे प्रत्येक हिंदी भाषा भाषी परिचित है। दूसरी ओर यह शब्द किसी वस्तु, ऑब्जेक्ट यानी किताब की ओर भी संकेत करता है। यदि हम किसी के कहते हैं कि यह किताब लेकर आओ, तो
वह व्यक्ति किताब शब्द को सुनकर उसके अर्थ तक पहुंचता है और फिर किताब को ही लेकर आता है, किसी अन्य वस्तुओं को नहीं। मैं आपको बोलूं कि किताब निकालो हिंदी की, तो आप हिंदी की किताब ही निकालोगे। कहने का तात्पर्य कि शब्द अपने वस्तु में नहीं होता, अन्य वस्तु का नहीं। कहने का तात्पर्य है कि शब्द अपने वस्तु में नहीं होता, बल्कि किसी वस्तु को अभिव्यक्त करता है। इसी बात को इस तरह से कहा जा सकता है, शब्द को किसी भी वस्तु का साइन होता है। जैसे कि हम इसको किताब बोलते हैं, हम उसको फूल बोलते हैं। तो प्रतीक जिस अर्थ तथा वस्तु की ओर संकेत करता है, वह संसार में सबके लिए समान होता है। अंतर केवल क्या होता है, प्रतीक के स्तर पर ही होता है। जैसे कि किताब शब्द प्रतीक का अर्थ वस्तु किताब को संसार में हर भाषा भाषी के लिए समान है। अंतर केवल प्रतीक स्तर ही है। कोई उसे बुक कहता है, कोई उसे पुस्तक कहता है। इस तरह प्रत्येक प्रतीक के प्रकृति त्रिरेखीय मतलब डिमेंशन होती है। एक और वह वस्तु की ओर संकेत करता है, दूसरा उसका अर्थ निकालता है। अर्थ मतलब कथ्य, प्रतीक अभिव्यक्ति वस्तु या पशु, जैसे कि घोड़ा हिंदी में, अश्व संस्कृत में बोलते हैं, हॉर्स इंग्लिश में बोलते हैं, कोनी पोलिश भाषा में बोलते हैं। तो वस्तु प्रतीक वह है जो समाज या समूह द्वारा किसी अन्य वस्तु गुण अथवा विशेषता के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए घोड़ा है वस्तु, पशु के लिए हिंदी ध्वनि प्रतीक है। घोड़ा संस्कृत में अश्व कहता है, अंग्रेजी में हॉर्स कहते हैं, पोलिश भाषा में उसको कोनी कहा जाता है। दूसरी ओर इन सभी भाषा भाषियों के घोड़ा पशु तथा अर्थ समान होता है कि घोड़ा मतलब पशु ही होता है, एनिमल ही होता है। इसी तरह लाल बत्ती तो रेड लाइट संसार में सभी के लिए रुकना तथा हरी बत्ती मतलब चलने का प्रतीक होता है। कोई भी भाषा उसके लिए ये जो भाव रजू करती है वो एक ही होता है। अतः ध्यान रखिए कि भाषा का प्रत्येक शब्द किसी न किसी वस्तु का प्रतीक होता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि भाषा ध्वनि कहलाता है। दूसरा आर इन सभा भाषा भाषियों के लिए इसलिए कहा जाता है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा में अर्थ ही कथ्य होता है, यह तो प्रतीक अभिव्यक्ति होता है। अतः भाषा कथ्य और अभिव्यक्ति का संवित रूप है। प्रतीकों के संबंध में एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि वस्तु के लिए प्रतीक का निर्धारण ईश्वर की इच्छा से न होकर मानव इच्छा द्वारा होता है। किसी व्यक्ति ने हिंदी में एक वस्तु को कुर्सी और दूसरी में मेज कह दिया और उसी को समस्त भाषा भाषियों ने यदि स्वीकार कर लिया तो कुर्सी और मेज शब्द उन वस्तुओं के लिए प्रयोग आने लगे। अतः वस्तु के प्रतीकों को निर्धारण याचित इच्छा के दिए गए नाम होता है। इस तरह प्रतीक का निर्माण व्यक्ति द्वारा होता है, स्वीकृति समाज द्वारा हो जाती है। इसीलिए भाषा का संबंध एक और व्यक्ति से होता है, दूसरा समाज से होता है। अतः भाषा केवल ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था होती है। अब भाषा एक व्यवस्था के रूप में देखिए तो उपयुक्त विवरण के आधार पर यह कह सकते हैं कि भाषा एक सिस्टम है। व्यवस्था के तात्पर्य नियम व्यवस्था, जहाँ कोई भी व्यवस्था होती है वहाँ कुछ नियम होते हैं। नियम यह तय कहते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। भाषा किसी भी स्तर पर ध्वनि, शब्द, पद, पदबंध, वाक्य आदि देखे तो सभी जगह आपको यह व्यवस्था दिखी देंगी। कौन कौन सी ध्वनियाँ किस अनुक्रम कॉम्बिनेशन में मिलाकर शब्द बनाएंगी और किस अनुक्रम में बनी रचना शब्द नहीं कहलाएंगी, यह बात उस भाषा के ध्वनि संरचना के नियम पर निर्भर करती है। जैसे कि क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ बराबर कमल, क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ मतलब कलम, म प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस ल प्लस अ એટલે મકલ, ल प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस म प्लस अ लकम। तो ऊपर चारों अनुक्रम के समाज व्यंजन एवं स्वर ध्वनियों से शब्द बनाए गए, किंतु सार्थक होने के कारण कमल तथा कलम तो हिंदी के शब्द ही है, पर निर्थक होने के कारण मकल तथा लकम हिंदी के शब्द नहीं है। जो कमल फिर कलम मकल जो शब्द घुमा दिए है, पहला शब्द है दूसरा कर डाला है, दूसरा है वो तीसरा कर डाला है, तो पहले दो शब्द का अर्थ सही होता है कमल और कलम, लेकिन मकल और लकम का कोई अर्थ नहीं होता, वो निर्थक शब्द है। अतः ध्यान रखें कि हर भाषा में कुछ नियम होते हैं। ये नियम उस भाषा के संरचना संचालित या नियंत्रित करते हैं। इसीलिए भाषा को नियम संचालित व्यवस्था कहा जाता है।
अब भाषा का उद्देश्य क्या है, भाषा क्यों होनी चाहिए? तो भाषा का उद्देश्य है संप्रेषणीय विचारों का आदान प्रदान। एक दूसरे के बातचीत करने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। अब भाषा के प्रकार, तो भाषा के 3 प्रकार है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। एक तो हम बोलकर बोल सकते हैं, या तो लिख कर लिख सकते हैं भाषा, और या तो इशारे से हम समझा सकते हैं। तो पहला है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा का क्या उद्देश्य है? तो विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब शाला में आपको कोई भी एक टॉपिक दिया है, जैसे कि विज्ञान टेक्नोलॉजी, तो उसका फायदा और नुकसान दोनों के बारे में बोलना है। तो प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए, श्रोताओं ने सुना और उसका आनंद उठाया। यह भाषा मौखिक रूप में हुई। इसके वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, श्रोता उसको सुनता है और समझता है। इसी प्रकार भाषा का वह रूप में जिसे एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर समझता है, तो इसे मौखिक भाषा कहलाती है। अब दूसरे शब्दों में बोलिए तो जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी भाषा दूसरे को समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। मौखिक या उच्चारिक भाषा, भाषा बोल चाल कर रूप है। उच्चारिक भाषा इतिहास मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया होगा, तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। इसीलिए यह कहा जाता है कि भाषा मूलक मौखिक है। यह भाषा प्राचीनतम रूप है। मनुष्य पहले बोलना सीखा। इसी रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। अब मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि यह भाषा का अस्थायी रूप है। उच्चारित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। हम बोलना बंद करते तो वो समाप्त हो जाती है। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो, प्राय तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। जब हम आमने सामने हो तभी हम बोल चाल सकते हैं। इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग शब्द बनते हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में हम करते हैं। विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। यह भाषा का मूल्य प्रधान रूप है। अब दूसरा उसका प्रकार है लिखित भाषा। पहला था मौखिक, दूसरा है लिखित। तो मुकेश छात्रावास में रहता है। मुकेश कहाँ रहता है? मतलब बोर्डिंग में रहता है, हॉस्टल में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता और खुश रहने या आवश्यकता की जानकारी दी। माता पिता ने पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा लिखित रूप में है। तो इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार भाव प्रकट करता है, दूसरा उसको पढ़कर समझता है। यह भाषा लिखित रूप में है, इसीलिए व्यक्ति लिखकर विचार भाव प्रकट करता है और दूसरा उसको पढ़कर समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर समझता है, उसको लिखित भाषा कहता है। दूसरे शब्दों में बोलिए तो जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचार लिखकर प्रकट कर सकते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि पत्र, कोई लेख, कोई पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, किसी की जीवनी, संस्मरण, तार आदि को हम लिखित भाषा कह सकते हैं। उच्चतरिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा का रूप बाद का है। मनुष्य को जब यह अनुभव हुआ होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्तियों तक, आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सके, इसीलिए उसने लिखित भाषा की आवश्यकता हुई होगी। अतः मौखिक भाषा को स्थायी प्रदान करते हेतु उच्च ध्वनि प्रतीकों के लिए लिखित चिन्हों का विकास हुआ होगा। जो हम बोलकर कह सकते तो वो तो सामने हो तो सुन सकता है, लेकिन जो दूर है उसको हम कुछ बताना चाहे तो हम लिखकर बता सकते हैं। इस तरह विभिन्न भाषा भाषी समुदायों को अपनी अपनी भाषिक ध्वनि को लिए तरह तरह आकृति वाले विभिन्न चिन्ह निर्माण किया है और उसको हम लेटर कहते हैं। इस तरह विभिन्न भाषा भाषी समुदायों को अपनी अपनी भाषिक ध्वनियों की तरह तरह आकृति वाले चिन्ह को हम लेटर कहते हैं। अतः जहाँ मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि फोन है, तो वो लिखित भाषा की आधारभूत एक वर्ण लेटर है। लिखित भाषा की कुछ विशेषता क्या है? तो कि यह भाषा स्थायी रूप है, मतलब कि हम ज़्यादा समय तक टिका सकते हैं। इस रूप में हम अपने भावों विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। आगे वाला कल है, हम भले मर जाए लेकिन हमारे पीछे की जो पीढ़ी है वो भी उसको देख सकती है।
तीसरा है यह रूप पर उपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो, मतलब बोलने वाला और सुनने वाला आमने सामने न हो तो भी ये हो सकता है। इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण है जो उच्चरित ध्वनियों को अभिव्यक्त करती है। जो लेटर होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यह भाषा का गौण रूप है। इस तरह यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि भाषा का मौखिक रूप ही प्रधानता या मूल रूप है। किसी व्यक्ति को अगर लिखना पढ़ना नहीं आता तो हम यह नहीं कह सकते कि उसे वह भाषा नहीं आती। किसी व्यक्ति को कोई भाषा आती है इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वह सुनकर समझ लेता है, बोलकर अपनी बात संक्षेपित कर लेता है। तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोलिए तो जहाँ इशारों में बात समझाई जाती है या तो समझी जाती है उसको हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। जैसे कि चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों को वार्तालाप आदि। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जा सकता। भाषा की प्रकृति तो कि भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण स्वभाव को भाषा प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण, अवगुण सब होता है। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य अपने पूर्वजों से सीखता है, उसका विकास करता है। यह परंपरागत और जिद दोनों में है। जीवंत भाषा बहता नीर की सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के भाषा के दो और रूप है, कथित और लिखित। इसका प्रयोग कथन द्वारा या तो बोलकर या तो लिखकर कर सकते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूप में बटी हुई है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषा प्रचलित है। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्द से बनता है, शब्द मूल ध्वनियों से बनता है। इस तरह वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ भाषा का अंग होता है। व्याकरण में इन्हीं अंग प्रत्ययों का अध्ययन विवेचन होता है। अतः व्याकरण भाषा पर आश्रित है। अब भाषा के विविध रूप। तो हम देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं, बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। तो बोलियां किसे बोलते हैं? तो कि जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करते हैं उसे बोली कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। ये घास पास की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी क्षेत्र में विशेष बोली जाती है, जैसे कि भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश आदि। परिनिष्ठ भाषा कौन सी है? तो यह वाक्राणी से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण के परिष्कृत किया जाता है तब परिनिष्ठ भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिष्कृत भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा का राष्ट्रभाषा का सम्मान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विनिमय साधन बनकर सारे देश में भावात्मक एकता सहायक करती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश की राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया गया है। इस प्रकार हर देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। रूस की रूसी है, फ्रांस की फ्रांसीसी है, जर्मनी की जर्मन है, जापान की जापानी है। अब राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो राष्ट्रभाषा जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों में बहुमत बोली जाती है उसको हम राष्ट्रभाषा बना देते हैं। दूसरे शब्दों में बोलिए तो वह भाषा जो देश के अधिकतम निवासियों द्वारा प्रयोग ली जाती है, मतलब देश के बहुत सारे नागरिक इस भाषा को जानते हैं, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। सभी देशों के अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे कि अमेरिका की अंग्रेजी है, चीन की चीनी है, जापान की जापानी है, रूस की रूसी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यहाँ लगभग 70 से 75% लोगों को द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। भाषा और लिपि। तो लिपि शब्द का अर्थ है लिपना, मतलब कि पोतना। विचारों का लिपना अथवा लिखना, उसको लिपि बोलते हैं। दूसरे अर्थ में बोले तो भाषा की उच्चतरिक अथवा मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए वर्णों के व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। मौखिक या उच्चतरिक भाषा को स्थायी प्रदान करने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ है। प्रत्येक उच्चतरिक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह का वर्ण बनाए गए हैं।
पहले हम क ख ग बनाए जाते हैं। वर्णों की पूरी व्यवस्था हो, बाद में उसको लिपि कहा जाता है। वस्तुत लिपि उच्चारण ध्वनि को लिखकर व्यक्त करने का एक ढंग है। सभ्यता के विकास के साथ साथ अपने भावों विचारों को स्थायी प्रदान करने के लिए, दूर सुदूर स्थित लोगों के संपर्क बनाए रखने के, संदेशों समाचार आदान प्रदान के लिए जब मौखिक भाषा के काम न चल पाया होगा, तब मौखिक ध्वनि प्रतीकों को लिखित रूप देने से आवश्यकता अनुभव हुई होगी। यदि आवश्यकता लिपि के साथ विकास का कारण बनी होगी। अब अनेक लिपि देखिए तो किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है और दूसरी ओर कई भाषाओं को एक ही लिपि में हो सकती है, अर्थात एक से अधिक भाषाओं किसी एक लिपि में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा है, वो हम देवनागरी तथा रोमन दोनों में लिपियों में लिख सकते हैं। देवना लिपि में लिख सकते हैं कि मीरा घर गई है, तो रोमन लिपि में हम लिख सकते हैं, जैसे हम मैसेज करते हैं अभी टेक्स्ट मैसेज हिंदी में, कि मीरा घर गई है। इसके विपरीत हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो तथा संस्कृत सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी वह प्राचीन लिपि है जिसे हिंदी की देवनागरी का ही नहीं, गुजराती, बंगला, असमिया, उड़िया आदि भाषाओं का लिपियों का भी विकास हुआ है। देवनागरी लिपि में बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। यह एक वैज्ञानिक लिपि है। यह एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें स्वर, व्यंजन, ध्वनियों को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था है। संसार की समस्त भाषाओं में व्यंजन का स्वतंत्र रूप से उच्चारण स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है, पर देवनागरी अलावा विश्व में कोई ऐसी लिपि नहीं है जिसमें व्यंजन और स्वर को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था हो। यही कारण है कि देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक लिपि है। अधिकांश भारतीय भाषाओं की लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। केवल उर्दू, जो फारसी लिपि लिखी जाती है, वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। नीचे की तालिका में विश्व की कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि क्रम भाषा और लिपियाँ, तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो ये देवनागरी लिपि में है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मिजो वो रोमन में है। पंजाबी है, उसको गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। उर्दू, अरबी, फारसी है, उसको फारसी में लिखा गया है। रूसी, बुलेनियन, चेक, रोमेनियम उसको रूसी कहते हैं। बंगला तो बंगला, उड़िया तो उड़िया, असमिया तो असमिया। अब हिंदी में लिपि चिन्ह देखते हैं तो देवनागरी वर्णों में 11 स्वर है, 41 व्यंजन है। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। जैसे कि क, का, की, कु, के, कई, को, कौ। देवनागरी लिपि तो देवनागरी लिपि में एक वैज्ञानिक लिपि है तथा ब्राह्मणी लिपि से विकसित हुई है। विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास सीधे सीधे साधे नहीं हुआ है, बल्कि यह उत्तम शैली की कुटिल, सादा और प्राचीन देवनागरी रूप से होता हुआ वर्तमान देवनागरी लिपि तक पहुंचा है। प्राचीन नगरी के दो रूप विकसित हुए, पश्चिम तथा पूर्वी। इन दोनों रूपों के विभिन्न लिपियों का विकास इस प्रकार हुआ है। प्राचीन देवनागरी लिपि है तो पश्चिम प्राचीन देवनागरी है, उसमें गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्रीय नागरी। जबकि पूर्व प्राचीन देवनागरी है, उसमें कैथी, मेलिनी, नेवारी, उड़िया, बंगला, असमिया। संक्षेप में ब्राह्मी लिपि से वर्तमान देवनागरी लिपि तक के विकास क्रम को निम्न आलेख से समझा जा सकता है। ब्राह्मीण देखें तो उत्तरी शैली, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, सारदा लिपि, प्राचीन नागरी लिपि। प्राचीन नागरी लिपि में पूर्व नागरी, मैथिली, केली, नेवारी, बंगला, असमिया आदि, मतलब ये शब्द कहाँ से आए हैं उसके बारे में हमको दिया है। तो अब मातृभाषा देखते हैं तो मातृभाषा, खनूर सिंह का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। साक्षी शर्मा का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ है, इसीलिए वह हिंदी बोलती है। पंजाबी व हिंदी क्रमश अपनी मातृभाषाएं है। इस प्रकार वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से सीखता है उसको हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार सदस्यों द्वारा बोली चली जैसे बोली जाने वाली भाषा है उसको हम पहले सीखते हैं, उसको हम मातृभाषा कहते हैं। तो हमारी मातृभाषा गुजराती है। प्रादेशिक भाषा कौन सी है, तो कि प्रादेशिक भाषा जब कोई भाषा एक प्रदेश की बोली बन जाती है उसको हम प्रादेशिक भाषा बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, तो कि जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों को बोली जाती है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी है, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और राजभाषा किसे कहते हैं, तो राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालयों, राजकाज के प्रयोग की जाती है। तो राजभाषा
जैसे भारत की राजभाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। मानक भाषा किसे कहते हैं? तो मानक भाषा मतलब कि विद्वानों, शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप में मान्यता दी जाती है उसको मानक भाषा कहलाती है। जैसे कि भाषा में एक ही वर्ण या शब्द से एक अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं, ऐसे किसी एक रूप को विद्वान द्वारा मान्यता दे दी, जैसे कि गई, ठंड, अंत, रख और शुद्ध, तो इसको हम मानक रूप दे देते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? मतलब ये हमारे जानने के लिए था ग्रामर कि भाषा कहाँ से आती है, भाषा का क्या महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो इसके बारे में समझ थी। ये आपको कहीं लिखना नहीं है, सिर्फ समझना था। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।